स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का इतिहास। ठीक है, इतिहास आज देखेंगे। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये दोनों का एक एक चैप्टर हो गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र का एक एक चैप्टर हो गया है। आज इतिहास का एक चैप्टर देख लेते हैं, उसके बाद फिर भूगोल का भी एक चैप्टर देखेंगे। एक एक चैप्टर सबका देख लेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो फिर बाकी पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ और साइंस है, जो कि मैथ और साइंस आप 6 चैप्टर तो हो गया है दोनों, है ना। अगर ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। मैथ साइंस दोनों 6 चैप्टर कंप्लीट है, 7 चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, सब वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोगों का कमेंट आ रहा था सोशल साइंस के लिए, इसलिए सोशल साइंस भी स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें से भूगोल नहीं हुआ है, पॉलिटी यानी राजनीतिक शास्त्र और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का एक एक वीडियो दिए हैं, एक एक चैप्टर पढ़ाए हैं पूरा। आज इतिहास का पहला चैप्टर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इतिहास का जो ये 9 क्लास का जो इतिहास है, इसमें क्या पढ़ना है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इस खंड में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नासीवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। ये 3 चीज़ पढ़ना है। आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है। अध्याय 1 जो पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मानकर चलते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानवाधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। सबके एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नए युग का केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों में समझा और साधा गया। भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे, लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरे को 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही वैधता मिल रही थी। मतलब ये जो फ्रांसीसी क्रांति है, एक ऐसा क्रांति को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पहला चैप्टर में, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिस क्रांति ने पूरी दुनिया के इतिहास को बदल के रख दिया है ना। सिर्फ फ्रांस का इतिहास ही नहीं, बल्कि उस क्रांति से प्रेरित होकर के और लगभग सारी दुनिया, पूरी दुनिया में जितना भी देश है, उन सभी देशों का एक अलग इतिहास बन गया उस क्रांति के बाद, है ना। तो वही चीज़ इस चैप्टर में समझना है कि वो कौन सी क्रांति थी, कैसे क्रांति हुई, क्यों क्रांति हुई और कैसे पूरा देश, पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वो बहुत से सरकारी भवन में जबरन प्रवेश कर गए। तो देखिए, बात है 14 जुलाई 1789 ईस्वी की सुबह की, है ना। पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। क्यों आतंक का माहौल था? क्योंकि वहाँ का जो सम्राट था उसने अपने सेनाओं को शहर में घुसने का आदेश दिया। अब शहर में जैसे घुसने का आदेश दिया, वहाँ पे अफवाह फैल गया कि वो नागरिकों पर गोलियां चलाएंगे, गोली चलाने का आदेश दिया है ना। ये इस तरह का अफवाह फैल गया। इससे प्रभावित होकर सभी लोगों ने वहाँ पे एकजुट हुआ और 7,000 मर्द और जुटे वहाँ पे इकट्ठा हुए, जो कि टाउन हॉल के सामने, है ना। और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। जन सेना यानी जनता का सेना, अपना एक स्पेशल सेना बनाने का उन्होंने, जनता सब जितना था वहाँ के, वो निर्णय लिया।
तो सेना बनाने के लिए तो हथियार की ज़रूरत है ना। तो इसलिए हथियार की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। कौन? तो वहाँ के जनता सब, है ना। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहाँ भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। तो अंततः क्या हुआ? 100 लोगों की फौज ने क्या किया? वहाँ का जो एक जेल था, बास्तिल किला में एक जेल था, उस जेल को तोड़ डाला, है ना। और जहाँ पे ज़्यादा भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी, है ना। हथियारों पर कब्जा की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। तो इस लड़ाई में, हथियार को कब्जा करने की इस सशस्त्र लड़ाई में वहाँ के कमांडर जो थे वो मारे गए और वहाँ का जो कैदी थे उस जेल में, वो सब कैदी को छुड़ा लिए गए। लेकिन कैदी ज़्यादा नहीं, 7 कैदी थे, है ना। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों के घृणा का केंद्र था, यानी नफरत का केंद्र था। लेकिन किले को ढहा दिया गया और इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। तो वो एक नफरत का केंद्र बन चुका था, क्योंकि वहाँ का जो सम्राट था बड़ा ही निरंकुशवाद, यानी सिर्फ अपना सुनता था। जनता की कोई वहाँ पे ये नहीं हो रही थी। जनता जाए भाड़ में, कहते न का जैसा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो वैसा थे वहाँ का सम्राट, है ना। तो इसलिए लोगों के अंदर एक नफरत था उनके ऊपर, है ना। और नफरत का केंद्र वो बन गया था बास्तिल का जो किला था, इसलिए उसने पूरा वहाँ पे तहस नहस कर दिया, पूरा उस किले को ढहा दिया लोगों ने। और उसका जो अवशेष था, उस अवशेष को लोगों को बेच दिया गया। जो लोग चाहते थे कि कुछ चीज़ चिन्ह रखे, स्मृति चिन्ह संजो के सजा के इसको रखा जाए, वैसे लोग जो ध्वंस हो गए अवशेष को लिया, है ना, और अपने सजा के उन्होंने रखा। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। तो ये जो संघर्ष हो रहा था इन दिनों, इस घटना के दौरान देश के अन्य देहाती क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा संघर्ष हुए, है ना। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? यानी कि ये जो घटना हुआ, ये इस पर एक पावरोटी की महंगी कीमत का विरोध भी था, है ना, शामिल। तो वहाँ के जो मुख्य खाद्य चीज़ था उस समय का खाने के लिए, पेट भरने के लिए पावरोटी था, और उस पावरोटी का भी कीमत को बढ़ा दिया गया था उस सम्राट के द्वारा। इसलिए विरोध का मुख्य कारण था पावरोटी, है ना। क्योंकि देखो, भूख खाने के लिए मेन उस समय पावरोटी था, और पावरोटी इस रोटी को भी महंगा कर दिया, तो आदमी भूखे तो नहीं मरेगा, है ना। तो इसीलिए उन्होंने ये एक आंदोलन का रूप लिया, और लोगों को उस समय पता नहीं था कि इतना बड़ा ये आंदोलन हो जाएगा, ये उम्मीद नहीं था, है ना। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन बना कि वहाँ का जो सम्राट था उसको फांसी दी गई, है ना। फांसी देने के बाद ही ये ठहरा आंदोलन, और ये इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा क्रांति बन गया कि पूरा देश इससे प्रभावित हुआ। तो वही चीज़ हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए एक चित्र, ये इस तरह से उस बास्तिल के किलों को किस तरह से ढहाया गया, है ना। तो चलिए देखेंगे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, 18वीं सदी के शुरुआत में, उत्तरार्ध में या बाद में ना, आखिरी 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज का क्या हाल था। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 11 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस की वित्तीय साधन नष्ट हो चुके थे। यानी कि लुई 11 फ्रांस का राजगद्दी में बैठा 1774 में, है ना।
और उस समय सिर्फ उसका उम्र था 20 साल, मात्र 20 साल में वहाँ का वो सम्राट जो राजवंश था वो सम्राट अपना राजगद्दी में बैठा। उसका विवाह जो शादी उसके एक ऑस्ट्रिया के एक राजकुमारी से हुई। तो उस समय जब वो राजगद्दी में बैठा आसीन हुआ, उस समय उसका राजकोष पूरा खाली पड़ा था। लंबे समय से युद्ध चल रहा था, जिसके कारण उसका जितना संसाधन था राजकोष का वो सभी नष्ट हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, है ना। वारसाय के विशाल महल और राज दरबार की शान और शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था, और उसके साथ साथ अपना फिजूल खर्ची और राज दरबार में का शान और शौकत को बनाए रखने के लिए जो खर्चा है वो अलग बोझ था उसका, है ना। और उधर ऊपर से राजकोष खाली था, खजाना पूरा खाली था। लुई 11 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। तो इस समय इसके शासन ने फ्रांस ने अमेरिका का 13 वो देश था जो कि ब्रिटेन के कब्जे में था, गुलामी में था। जैसे भारत भी गुलामी था जो कि 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, तो उसी तरफ अमेरिका का 13 वो उपनिवेशी देश था, राज्य था जो कि ब्रिटेन के कब्जे में था। ब्रिटेन से उसको आज़ादी फ्रांस की मदद से मिली, है ना। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लीरवे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उससे पहले ही 2 अरब लीरवे का बोझ चढ़ा हुआ था। तो ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में फ्रांस का जो कर्ज था वो 10 अरब से अधिक बढ़ गया। पहले से उस पर कर्ज था 2 अरब का, है ना। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। तो इस युद्ध में कर्ज में डूब गया, है ना, पूरा फ्रांस। और ऊपर से जो कर्ज दिया था उसने अपना टैक्स बढ़ा दिया, 10% कर दिया, है ना। तो इस कर्ज को चुकाने में मजबूर हो गए थे। दिनों दिन महंगाई बढ़ाते जा रही थी इस कर्ज को चुकाने के चक्कर में। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना का रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। तो ये सब जो है उनका पैसा मतलब ख़त्म हो गया था, कर्ज में डूब चुका था। तो कर्ज को वसूली करने के लिए उन्होंने क्या किया, कर को बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। और टैक्स बढ़ाने पर भी इसका जो है अपना बोझ कम नहीं हुआ, तो उन्होंने और भी बहुत ही थोड़ा लोगों की हित में, लोगों के खिलाफ, जनता के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा कदम उठाए, है ना, जो कि जनता के हित में नहीं था। और महंगाई बढ़ाए, एक तो कर बढ़ाए, टैक्स बढ़ाए, ऊपर से महंगाई, है ना, खाने की चीज़ यहाँ तक पावरोटी को भी नहीं छोड़ा, और रोज़मर्रा का जो भी वस्तु था सभी चीज़ों में महंगाई बढ़ा दिया। तो खैर आगे सबको एक एक करके जानेंगे, है ना। तो उस समय जो है समाज था, फ्रांस का समाज, वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, ठीक है। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन समानती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं में के लिए होता था। तब 3 स्टेट में वो जो बटे हुए थे, जिसका आखिरी स्टेट जो था, तीसरा स्टेट, जो जनसाधारण लोग रहते थे वही लोग सिर्फ कर अदा करते थे, और उसके ऊपर वाला लोग कर अदा नहीं करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा क्या था, मतलब सबके लिए एक कानून नहीं था ना। कमजोर तबके के लोग ही, नीचे जो साधारण लोग हैं वही लोग कर देते थे, टैक्स देते थे, बाकी लोग टैक्स नहीं देते थे ना। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कौन सा स्टेट में आते थे। देखिए, प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे, दूसरे स्टेट में, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, और तृतीय में बड़े व्यापारी, व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, ये सब, किसान और कारीगर भी इसमें थे, और छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर, ये सब थे। तो यही सब लोग कर देते थे, टैक्स देते थे। बाकी ऊपर जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग है वो लोग टैक्स नहीं देते थे। मतलब इस समय असमानता थी, है ना। चित्र 2
फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है, हाँ दर्शाता है, जो कि अभी देखिए पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। देखिए 90% किसान थे ना, पूरी आबादी जितनी थी उसमें से 90% किसान थे। लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। तो देखिए 90% किसान थे, फिर भी ज़मीन उनका अपना नहीं था। 60% जो ज़मीन था उस पर हक था कुलीन वर्ग, चर्च के लोग, या फिर तीसरे स्टेट में भी जो अमीर लोग आते थे, बड़े बड़े व्यापारी और जो नौकरी वाले थे, वो लोग का अधिकार था 60% ज़मीन। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे, और 2 स्टेट के जो लोग थे कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, इन लोग को जन्मजात यानी पैदाइशी कुछ अधिकार था, विशेष अधिकार था इन लोग का, पैदाइशी है ना, शुरू से ही। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। सबसे बड़ा अधिकार था कि लोग को राज्य में को जो टैक्स देना था वो नहीं देना पड़ता था। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामान्य विशेष अधिकार भी हासिल थे। वह किसानों की से सामान्य कर वसूल करता था, लेकिन अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। तो पहला तो बड़ा लोग का विशेष अधिकार था कि वो लोग टैक्स नहीं देते थे, और दूसरा ये भी अधिकार था कि किसान लोग को वो टैक्स लेते थे, किसान लोग से उल्टा, ठीक है, अपने से नीचे तबके के लोग से वो लोग टैक्स लेते थे, उन लोग से खेतों में काम करवाते थे, घरों में काम करवाते थे, अपना सेवा करवाते थे अपने मर्जी से, ठीक है, और पैसे भी उनके बदले में मजदूरी भी अपने मर्जी से देते थे, है ना। मतलब वहाँ पे किसान और मजदूर का कोई वैसा इज्जत, कोई वैल्यू नहीं था। चर्च भी किसानों के करों का एक हिस्सा टाइद, धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। चर्च के लोग भी किसान से कर वसूलते थे, मतलब हर तरफ से किसाने को मार था, है ना। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। तो ये जो तीसरा वर्ग के लोग थे उनको सरकार को तो डायरेक्ट कर देना ही था। उसके बाद वो पादरी वर्ग के लोग, चर्च के लोग भी और कुलीन वर्ग के लोग भी इन लोग से टैक्स लेते थे। पर अप्रत्यक्ष कर नमक, तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता। तो देखिए नमक जो रोजाना उपयोग वाला, तंबाकू, खैनियों में देखिए टैक्स था, है ना। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज पर सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। यानी कि राज्य में उस राजा के पास कुछ था नहीं, मतलब वो तो गरीब हो चुका था, कर्ज में डूब चुका था, और सारा कर्ज को चुकाने के का जिम्मेदार, सारा बोझ पड़ गया था किसानों के ऊपर। जो तीसरे स्टेज को लोग, कामकाजी लोग थे, उन लोग के ऊपर था सब कुछ। कहा कि बड़े लोग जो थे पहला और दूसरा स्टेट में, वो लोग तो टैक्स देते ही नहीं थे, यानी सारा चीज़, सारा बोझ आ गया इन लोगों के ऊपर, तीसरे स्टेट के लोगों पर, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे कि देखिए एक चित्र दिया हुआ है, बड़ा बढ़िया चित्र है। देखिए क्या इसमें दिया है, कुलीन व्यक्ति मकड़ा और किसान मक्खी। ये दर्शाया है कि कुलीन व्यक्ति जो थे मकड़ा और किसान मक्खी। क्यों? क्योंकि देखिए मकड़ा क्या करता है, अपना जाल बुन देता है, इसमें मक्खी अपने आप आके फंस जाते हैं और उसको फिर मकड़ा खा जाता है। उसी प्रकार कुलीन वर्ग करते, कुलीन वर्ग ऐसे जाल बिछाए थे, किसान अपने आप वहाँ पे जाके फंसे होते थे, है ना, अपने मर्जी से। कि कुलीन वर्ग को इधर उधर जाने की, भटकने की ज़रूरत नहीं था, खुद वहाँ पे किसान उनके जाल में फंसते जाते थे, है ना। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। तो ये चित्र द्वारा इसको दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए जीने का संघर्ष, यानी देखिए स्थिति ऐसा हो गया था कि जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, है ना। क्योंकि अब देखें ना कि पहला और दूसरा स्टेट जो बड़े लोग हैं वो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, किसान लोग, मजदूर लोग से टैक्स लिया जा रहा है जबरन, है ना। हर चीज़ में, खाने का चीज़ में डायरेक्ट सरकार को कर दो, इन लोगों को कर दो, चर्च में कर दो, उसके बाद भी पावरोटी में कर दो, तो तंबाकू में, नमक में, हर जगह टैक्स, है ना, हर जगह टैक्स दो। कर नहीं टैक्स, कर्ज बोल रहे थे, टैक्स, है ना, कर। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में
उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों की मजदूरी करते थे और उनकी कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई के दर पर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम था। तो देखिए जीने का संघर्ष कैसे शुरुआत हुआ। 1715 ईस्वी में जो वहाँ का आबादी था 2.3 था, जो कि 1789 होते होते हो गया 2.8 करोड़। यानी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। तो जनसंख्या वृद्धि होगा तो खाने के लिए भी तो अनाज की ज़रूरत बढ़ेगी, है ना। तो वहाँ का जो अनाज उत्पादन था वो बहुत तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत था, जो कि बढ़ा नहीं, है ना। अनाज का काफ़ी मांग बढ़ा, जिससे क्या हुआ कि वहाँ का जो मुख्य खाद्य पदार्थ था, खाने का मुख्य चीज़ था पावरोटी, उसका कीमत में एकदम बहुत तेज़ी से वृद्धि हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा अचानक से तेज़ी से वृद्धि हुआ पावरोटी की कीमत में, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा था। ऊपर सरकार के ऊपर भी कर्ज उसको वसूलना था अपना, तो उसके लिए भी पावरोटी का दाम बढ़ा दिया। और पावरोटी का दाम बढ़ा यानी खाने की चीज़ों का दाम बढ़ गया, वृद्धि बहुत तेज़ी से हुई। और अधिकतर कामगार जो लोग थे, मजदूर लोग थे, वो तो कारखाना में काम करते थे, और वहाँ का मजदूर, वहाँ का जो मालिक था, वही लोग इन सब का मजदूरी तय करते थे कि कितना पैसा देना है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी उस तरह से इन लोग का मजदूरी और उन लोग का तनख्वाह नहीं बढ़ रहा था। महंगाई तो बढ़ रही थी लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रहा था, जिससे क्या हुआ कि अमीरों और गरीबों का बीच का जो खाई है वो बढ़ता चला गया, है ना। और स्थिति तब और बदतर हो जाती जब सूखे और ओले, जैसे सूखा पड़ जाता, कभी कभी ओला से फसल बर्बाद हो जाता, तो उस समय स्थिति और भी भयावह हो जाती, जिससे जीने के लिए रोजी रोटी जो है खाने के लिए भी नहीं मिलता था, है ना। जीने के लाले पड़ जाते। तो ऐसी स्थिति को जीविका संकट कहते हैं ना। जीविका संकट यानी जीने के लिए भी आदमी को जीने का जो मेन चीज़ है, जैसे खाना, रहना, कपड़ा, ये भी नाम मिलने लगे, तो इसी को जीविका संकट कहते हैं। तो ये जो जीविका संकट था फ्रांस में उस समय आम था, काफ़ी आम था, है ना। जीविका संकट मतलब ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे। यानी जिंदा रहने के लिए जो कम से कम क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए कम से कम खाना तो चाहिए। तो खाने के भी लाले पड़ जाए, खाना भी ना मिलने लगे, तो उसको कहते हैं जीविका संकट, है ना, जो कि उस समय फ्रांस में आम बात थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। तो ये सब स्थिति हुआ। देखिए गरीब होते चले गए, अमीर होते चले गए। तो वहाँ एक मध्य वर्ग के लोग उभरे हैं ना, जिन्होंने ये जो विशेष अधिकार था कुछ लोगों को, जो बड़े लोगों को, उसको अंत करने का कल्पना लिया, ठाना कि अब सबको खत्म करेंगे, सबको एक अधिकार, एक समान अधिकार होना चाहिए, है ना। तो चलिए क्या हुआ इस दौरान। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विरोध कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। तो देखिए पहले भी ये सब मतलब विद्रोह हो चुका था, अकाल पड़ने पर, कर बढ़ने पर, टैक्स बढ़ने पर, लेकिन उस समय के जो लोग थे जो विरोध कर रहे थे वो मतलब उसके पास कोई सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था नहीं थी। एक आंदोलन कोई कर रहे हैं तो उसके भी एक व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, या कार्यक्रम और साधन होनी चाहिए। तो वो सब नहीं था, जिस कारण वो जो विद्रोह होता था, आंदोलन होता था, वो बहुत दिनों तक नहीं चलता था। लेकिन इस बार का जो आंदोलन था ये एक जिम्मेदारी, तीसरे स्टेट के लोग इसका जिम्मेदारी उठाया। तीसरे स्टेट के लोग कौन थे, जो थोड़ा समृद्ध थे, यानी अमीरी था उन लोगों के पास, पैसे के मामले में पैसे वाले थे और शिक्षित थे। कोई भी आंदोलन करने के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक तो शिक्षित होना, शिक्षित होगा तभी तो सही विचार, सही चीज़ ये जनता को कर सकता है, सही गाइडलाइन दे सकता है, और दूसरा पैसा भी जरूरी है ना। तो ये दोनों जिसके पास था वैसे लोग अब आगे बढ़े, इसीलिए ये आंदोलन ज़्यादा बड़ा हुआ, है ना। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी एवं
ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पाद के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। तो 18वीं सदी में एक नया सामाजिक समूह का उदय हुआ जो कि समृद्ध थे थोड़ा, है ना। वो समृद्धि कहाँ से पाई थी, तो वो लोग ऊनी और रेशमी वस्त्रों का व्यापार करते थे समुद्री मार्गों से, जिससे उन लोग के पास काफ़ी संपत्ति थी, है ना। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल हो गए। तो ये जो व्यापारी थे, बड़े बड़े लोग थे इस तीसरे स्टेट में, और उसके अलावा बड़े बड़े सौदागर, निर्माता और प्रशासनिक सेवा के लोग, वकील, यानी पढ़े लिखे लोगों का भी एक समूह बन गया, है ना। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, है ना। तो इन लोग का कहना था कि जन्म से ही पैदाइशी किसी के पास एक विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, है ना। सबका एक समान अधिकार होना चाहिए, जो नीचे तबके के लोग हैं चाहे ऊपरी तबके के लोग हैं, ना। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, और किसी भी व्यक्ति का जो हैसियत है समाज में हैसियत उनकी योग्यता के अनुसार ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े घर में पैदा लिया तो वो भी बड़ा हो गया, उसकी योग्यता के अनुसार ही उसका हैसियत, सामाजिक हैसियत होनी चाहिए, ये उन लोग का मानना था। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जेन जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी अपने 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में। तो ये जो बातें कह रहे थे, ये सब जो सामाजिक परिकल्पना थी, वो जॉन लॉक और जेन जाक रूसो, ये दोनों एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। इन दोनों का ये विचार था, है ना। अपना विचार इन लोगों ने ये इस तरह का विचार रखा था स्वतंत्र समानता को लेकर के। लोक ने राजा के दैवी और निरंकुश शक्तियों का सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसकी प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। तो लोक ने क्या किया, पहले राजा के खिलाफ जो वो निरंकुशवाद, देवी शक्ति, अपना शक्ति जो दिखा रहे थे जनता पर, और जनता को का जो बुरा हाल था उसके खिलाफ उन्होंने खंडन किया, उसके सिद्धांत का खंडन किया, उसके खिलाफ आवाज़ उठाया। और रूसो ने उसी विचार को, इस लोक के विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध स्थापित किया, एक संबंध स्थापित किया, और सरकार को एक प्रस्ताव रखा, है ना। मांटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। और एक और महान दार्शनिक मांटेस्क्यू, इन्होंने अपना एक बुक लिखा, और उस बुक में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। यानी कहा कि ये 3 चीज़ होनी चाहिए सरकार में, है ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो कि अभी है हर जगह, है ना। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। और जो 13 उपनिवेश जो बताया था अमेरिका, जो उधर कहाँ, किसका, इंग्लैंड के कब्जे में था, ब्रिटेन के, तो ब्रिटेन से जब आज़ाद हुआ तो यही 3 विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मॉडल पर उन्होंने अपनी सरकार बनाई। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। और इस मॉडल में फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिका का जो संविधान था, अमेरिका का संविधान में जो व्यक्तिगत अधिकार था, लोगों का अधिकार था और समानता का अधिकार था, सबको एक समान अधिकार, ये सब जो मतलब वहाँ का जो संविधान था, उससे वहाँ के लोग, कहाँ के लोग, फ्रांस के जो लोग थे, राजनीतिक चिंतक थे, वो लोग एक प्रेरणा मिली, और वहाँ से एक प्रेरणा द्वारा उसी तरह का संविधान अपने देश में भी बनाने का उन्होंने इच्छा जाहिर किया। उन्होंने अपना इसी बात पर ये आंदोलन चला था, है ना। जैसे अमेरिका का ही संविधान भारत में ही है ना, उसी का मतलब लिया गया है, टोटली नहीं है लेकिन वहीं से लिया गया है। तो उसी तरह अमेरिका में जो एक अच्छा संविधान था, सभी का समान अधिकार था, वही चीज़ उन लोग चाहते थे कि फ्रांस में भी हो। दार्शनिकों
के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों व सैलोन की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी इन्हें समझ सके। इसी समय लुई 11 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। तो ये सभी लोग तैयारी कर ही रहे थे आंदोलन का कि इसी बीच, और उन्होंने देखिए पुस्तक और अखबार में भी छपवाते थे ये सब बातों को, और जो नहीं पढ़ने जानते थे उन लोगों के पास जोर जोर से पढ़ा जाता था ताकि उन लोग भी पढ़े और उन लोग को भी अंदर अपने स्वतंत्रता का, अपनी आज़ादी का, आज़ाद तो थे लेकिन वो जो सम्राट के कब्जे में थे, सम्राट के ये में चलते थे, तो वहाँ पर उन लोग का जो पूरा अधिकार नहीं मिलता था। तो सभी लोग अपने अधिकार को समझने लगे और सभी लोग अपने अधिकार के लिए एकजुट इकट्ठा होने लगे, है ना। इसी दौरान क्या हुआ कि वहाँ का जो सम्राट था लुई 11, उन्होंने फिर से जो टैक्स था उसको बढ़ा दिया। अब फिर ये लोग पूरा गुस्सा हो गए, है ना। जो ये समूह थे विशेष अधिकार जो चाहते थे, विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध जो खड़ा हुए थे, इसके खिलाफ जो खड़ा हुए थे तीसरे स्टेट को लोग, वो लोग के अंदर फिर से गुस्सा भड़का। तो फिर से गुस्सा भड़का मतलब अब देखिए धीरे धीरे क्रांति की शुरुआत हो रही। किस तरह देखिए क्रांति की शुरुआत पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 11 ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिनमें तीनों स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। तो ये एक जो कर बढ़ाने चाह रहे थे लुई 11 ने फिर से, तो कर बढ़ाने के लिए एक वहाँ का जनरल स्टेट्स जनरल था, सभा होता था, उस सभा में सभी लोग का सहमति होना जरूरी था, है ना। तो उस सभा का बैठक बुलाया गया, लेकिन वो कहने के लिए था सभा, है ना, मेन निर्णय उसी सम्राट का था। बस कहने के लिए कहाँ सभी के सहमति में हम किए, लेकिन मेन निर्णय रहता था वही सम्राट का। तो उन्होंने बैठक बुलाने का निर्णय लिया, है ना। लास्ट बैठक उससे पहले हुआ था 1664 में इसका। फ्रांसीसी सम्राट लुई 11 में 5 जुलाई 1989 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई 1789 में, है ना। 5 मई 1789 को वो बैठक बुलाई कर को, टैक्स को बढ़ाने के लिए, है ना। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वारसाई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 30-30 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बैठे गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उसके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ ले आए थे। तो देखिए वो जो मीटिंग था, बैठक था, उसमें पहला और दूसरा स्टेट के लोग बैठे थे, ठीक है, और 300 प्रतिनिधि भेजे गए आमने सामने कतार में बैठे, जो पहला और दूसरा स्टेट के लोग थे। और तीसरा स्टेट के 600 लोग थे जो कि पीछे खड़े थे, उन लोग बैठने की वहाँ पे अनुमति नहीं था, खड़ा थे वो लोग। और तीसरा स्टेट का जो लोग थे उसमें से शिक्षित और समृद्ध लोग ही गए थे। किसान, औरत, कारीगर, ये सब छोटे मोटे लोग उस सभा में प्रवेश, उन लोगों को उस सभा में जाना, उस मीटिंग में जाना वर्जित था। केवल शिक्षित लोग गए। लेकिन देखिए नहीं जाना था, फिर भी 40,000 लगभग पत्र के माध्यम से लिखित शिकायत उन लोगों से लेकर के और उस सभा में लाया गया, है ना। वो जो तीसरा स्टेट था उन लोगों के द्वारा। स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग के एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 11 में इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। तो इस बैठक में सभी को मत देने का अधिकार था, एक मत, है ना, कि जैसे कोई चीज़ हुआ तो इस पर आप क्या करेंगे। जैसे कर बढ़ाना था तो कर बढ़ाना था, तो वहाँ पे जितना लोग थे सभी को वोट देने का अधिकार था कि हाँ बढ़ना चाहिए या नहीं। ज़्यादा लोग बढ़ना चाहिए कहते तो बढ़ता, कम लोग कहते तो नहीं बढ़ता। तो वैसे ही तो इन्होंने भी कहा कि हम भी मत से ही काम करेंगे, हम अपने मर्जी से नहीं करेंगे, जैसा होता है वैसे ही करेंगे, ठीक है।
इसका सम्राट ने, लुई 11 ने। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। तो ये जो मतदान होता था पहला और दूसरा स्टेट के लोग का होता था शायद, हाँ, इसीलिए तीसरा वर्ग के जो लोग थे प्रतिनिधि, वो लोग मांग उठाए कि जो मतदान होता है पूरा सभा में जितना लोग सबसे कराया जाए, जिसमें प्रत्येक सदस्यों को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तो देखिए, इन लोगों ने कहा कि वोट देने का अधिकार सबको होने चाहिए, सभी लोग मत देंगे, मतदान करेंगे, सभी लोग वोट देंगे, तभी जाके कुछ निर्णय होगा। यानी ये लोकतांत्रिक सिद्धांत पर काम करना चाहते थे तीसरे स्टेट के लोग, जिस बात को वहाँ का जो लुई सम्राट था उसने नहीं माना, जिसके कारण क्या हुआ, तीसरे स्टेट के लोग वहाँ से उस सभा से बाहर आ गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 30 जून को ये प्रतिनिधि वारसाई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। तो इन लोगों ने, तीसरे स्टेट के जो लोग थे, जो एक अपना ग्रुप बनाया था जहाँ पर पढ़े लिखे और समृद्ध लोग थे, उन लोग अपने आप को फ्रांसीसी राष्ट्र का एक प्रवक्ता मानते थे, वकील मानते थे अपने आप को, वहाँ का बड़ा जज मानते थे। और उन लोगों ने वहाँ का जो असेंबली था वहाँ पे ये शपथ ले ली कि जब तक हम सम्राट की शक्ति को कम करने के लिए संविधान अपना ना बना ले तब तक ये असेंबली भंग नहीं होगा, तब तक हम लोग काम करेंगे, जब तक कि वहाँ का सम्राट जो अपने मर्जी से जो करते हैं, लोगों की कुछ बात को नहीं सुनते हैं, मतलब अपना मर्जी से जो मर्जी आता है कर देते हैं, तो वो उनका जो शक्ति दिखाते हैं वो शक्ति जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग इस संविधान को बनाते रहेंगे। ऐसे संविधान बनाएंगे जहाँ पे सम्राट की शक्ति कम हो जाए, यानी इस तरह से हो जाए कि वो हर तबके के लोग को बराबर नज़र से देखें। उनका नेतृत्व मिराम्बियो और आबे सीए ने किया, और इन लोगों का नेतृत्व कौन किया, मिराम्बियो और आबे सीए। मिराम्बियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह समानता विशेष अधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत थे। तो देखिए, ये जो मीराबयो था, उसका भी जन्म कुलीन वर्ग के लोग में हुआ था ना, कुलीन परिवार में ही हुआ था उनका जन्म, लेकिन वो भी इसके खिलाफ था कि कुछ लोग को विशेष अधिकार और कुछ लोग को दबाया कुचला जाए, इसके खिलाफ वो भी थे। इसलिए वो जो सभा, एक तीसरा स्टेट जो था उन लोगों के साथ थी, है ना। उसने एक पत्रिका निकाली और वार्सेस में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिया। इसने एक पत्रिका भी निकाला और जोरदार वहाँ पर भाषण भी दिया। आबे सीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तक पम्पलेट लिखी, है ना। तो ये जो एक था जिस जो नेतृत्व कर रहे थे, एक तो मिराबियो, वो भी कुलीन वर्ग था, लेकिन फिर भी वो तीसरा स्टेट में था। वो लोग खुद भी जानते थे कि ये गलत होता है ना, ये सबको एक समान अधिकार होनी चाहिए। और दूसरा जो आबे सीए था वो पादरी वर्ग था, तो पादरी को भी एक विशेष अधिकार था, लेकिन इन्होंने भी अपना वो अधिकार छोड़ करके और ये तीसरे स्टेट के लोग के साथ खड़े हुए और उन्होंने एक पुस्तिका लिखी जिसका नाम था तीसरा स्टेट क्या है, ऐसा शीर्षक दे करके उन्होंने एक पुस्तिका लिखी, पम्पलेट, है ना। उसके बाद क्या हुआ, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पावरोटी की कीमत आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। तो देखिए, एक तरफ इधर अपना संविधान बनाने में ये लोग लगे हुए थे, है ना।
दूसरी तरफ पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था, क्योंकि फसल पूरा कड़ाके का ठंड के कारण फसल वहाँ का बर्बाद हो चुका था। और फसल बर्बाद हुआ, उसके बावजूद भी वहाँ का पावरोटी का जो कीमत था और आसमान छू रहा था, इन्हें और ज़्यादा महंगाई बढ़ते जा रही थी। तो लोग खाने के लिए तरस रहे थे, माने भूख से भी मर रहे थे, इसलिए वहाँ का आंदोलन जो है और तेज हो गया। और मौका का फ़ायदा उठा के जो दुकानदार लोग थे, मालिक लोग थे बेकरी का, वो लोग पावरोटी को मतलब छुपाने लगे, देते ही नहीं थे, है ना, जमा करने लगे। तो ऐसे ही में औरत लोग घुसाई और पूरा दुकान को तोड़ने लगे, है ना। तो उधर दुकान में हंगामा, उधर तोड़फोड़ उधर चालू हो गया। इधर सम्राट ने सेना को पेरिस में शहर में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था, और इधर 14 जुलाई को बास्तिल का किला में धावा बोलकर उसको नेस्तनाबूद कर दिया था, जो कि शुरू में पढ़े थे ना। देहाती इलाकों में गाँव में यह अफवाह फैल गई थी कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठौते लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं, जो कि पक्की फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। तो देहाती इलाकों में ये अफवाह फैल गया था कि जो बड़े लोग हैं, जागीरों के मालिक जो है, उन लोगों ने भाड़े पर कुछ लुटेरों का गिरोह को भीड़ को गांव में प्रवेश करने के लिए बोल दिया है, और उन लोगों को फसल बर्बाद करने की, तबाह करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। मतलब फसल को बर्बाद करने के लिए वो लोग निकले हैं, गांव की तरफ बढ़े हैं। तो इसीलिए उन लोग के अंदर एक भय और भय से आक्रांत होकर, मतलब भय से, डर से, उन लोगों ने अपना जो भी था, कुदाल था, बेलचा था, वो सब को लेकर के, और गांव में जितना किला था सम्राट का, वो सब किले में उन लोगों ने आक्रमण कर दिया, धावा बोल दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। और उन लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने क्या किया, अन्न जो भोजन का भंडार था, अनाज का भंडार था, वो भंडार सबको लूट लिया। और वहाँ जो भी दस्तावेज था, कागज़ था, जो लगान से संबंधित, टैक्स से संबंधित, वो सबको फाड़ दिया, है ना, जला दिया, राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। और उस समय आंदोलन मतलब इतना उग्र हो गया, इतना तेज हो गया कि वहाँ के कुलीन वर्ग, जो कि बड़े लोग थे, जिसको विशेष अधिकार था, वो लोग डर के मारे भागने लगे और पड़ोसी देशों में जाकर शरण लेते गए, बसते गए, है ना। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 11 में अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। और ये सब देखते हुए वहाँ का जो लुई 11 था, उन्होंने लास्ट में मान लिया, और नेशनल असेंबली के लोग जो उधर संविधान बना रहे थे, वही संविधान को उसने भी कहा कि चलिए इसी संविधान पर हम काम करेंगे, ठीक है। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली के करों, कर्तव्यों और बंधनों वाले सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लीरवे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। तो देखिए, ये जो कानून बना, संविधान बना, उस संविधान को लागू कर दिया गया वहाँ पे, है ना। और जो विशेष अधिकार था कुलीनों को, पादरियों पर, वो सब विशेष अधिकार उन लोगों को ख़त्म कर दिया गया। उन लोग का धार्मिक कर जो था, जो कि किसानों को देना पड़ता था, मजदूरों को, उसको समाप्त कर दिया गया। और धार्मिक जो भी वहाँ का चर्च था, उस सबको अपने कब्जे में ले लिया गया, जिससे सरकार को 20 अरब लीरवे की संपत्ति सरकार के हाथ लगी। माने इसका सब कर्जा तब छूट जाएगा ना, इतना बड़ा फायदा सरकार को हुआ उसको लीव 11 का हुआ, है ना, इन लोगों के बनाए गए कानून पर। आगे है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब फ्रांस में संविधान तो लागू हो गया, है ना, लेकिन फिर भी राजतंत्र, लोकतंत्र नहीं हुआ, है ना, राजा का ही शासन चल रहा है, बस संविधान लागू हो गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। और ये जो संविधान था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट जो अपना शक्ति दिखाता था, वो शक्ति को सीमित कर देना।
मतलब हद से ज़्यादा ये ना कुछ कर सके, है ना। तो ये 1991 में संविधान का प्रारूप पूरा हुआ। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र साफ दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। तो ये जो सरकार, वो जो था वहाँ का सम्राट सब कुछ था, जो चाहता था वो करता था अपने मर्जी से, लेकिन उसको अब संविधान के नियम वहाँ पर लागू कर दिया गया। उसको अलग अलग भागों में विभिन्न संस्थाओं में उसको बांट दिया गया, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मतलब अकेले अब कुछ नहीं कर सकते थे, अब नियम कानून से करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से वहाँ पर संविधान लागू हो गया। आगे देखिए 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एवं निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक, जिन्हें मत देने का अधिकार था, का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबलियों का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। तो देखिए इलेक्शन जो होता था, वोट जो होता था, उसमें सभी लोग को वोट देने का अधिकार नहीं था अभी तक। 25 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के लोग वोट देते थे। उसमें भी जो लोग ज़्यादा पैसा वाले वही लोग वोट दे सकते थे ना। जो 3 दिन का मजदूरी इतना कर देते थे, टैक्स देते थे, वो लोग वोट दे सकते थे। यानी जिसके पास पैसा था, गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। मजदूर किसानों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है। आगे देखते हैं संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी का अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मतः प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह करते हुए माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। माने जो जन्मौती अधिकार था उसका भी रक्षा करेंगे, कहना था उसको। चलिए आज की वीडियो में इतने ही देखते हैं। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। आज की वीडियो में इतने ही देखते हैं ना। आगे देखेंगे अगले पार्ट में देखेंगे क्या कि फ्रांस का राजतंत्र का मूल उन्मूलन, गणतंत्र की स्थापना, कैसे गणतंत्र की स्थापना, उसको आगे पढ़ेंगे।